আপনি দেখছেন নিউজ नाउ আমরা জানি কোনটা খবর। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं न्यूज नाउ में आज का समाचार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने शुक्रवार को दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के अखिल भारतीय सभापति व स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और संगठन महामंत्री बीएल संतोष से मुलाकात की। मुख्यमंत्री इन वरिष्ठ नेताओं के साथ अलग अलग बैठकें की हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह इस समय केंद्रीय मंत्रियों और भाजपा के अखिल भारतीय नेताओं से मुलाकात करने के लिए न्यू दिल्ली में है। इस मामले में मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने शुक्रवार सुबह सबसे पहले गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने कहा कि इस बैठक के दौरान राज्य सरकार की प्रमुख विकास पहलों पर चर्चा किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने कहा कि न केवल इतना बल्कि विभिन्न विकास परियोजनाओं की प्रगति के लिए उनका बहुमूल्य मार्गदर्शन और समर्थन मांगा गया है। इसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर तथा बीजेपी के अखिल भारतीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात किया। साक्षात्कार के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने कहा कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री को राज्य में विभिन्न विभागों में सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज के सुधार सहित स्वास्थ्य प्रणाली के विकास से संबंधित विभिन्न मुद्दों के बारे में जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने अपने सोशल मीडिया पर बताया कि इस संबंध में आवश्यक सहायता के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से अनुरोध किया गया है। अंत में शुक्रवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने बीजेपी के संगठन मंत्री बीएल संतोष से मुलाकात की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने कहा कि उन्हें इस संबंध में उनसे बहुमूल्य निर्देश प्राप्त हुए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने बीएल संतोष से मुलाकात के दौरान कहा कि उनके इंसाइट्स और एक्सपर्टीज हमारे संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। भाजपा अगले एक सप्ताह के भीतर अपने नए राष्ट्रीय सभापति के नाम की घोषणा कर सकती है। इसको लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहले ही एक बैठक कर चुके हैं। ऐसे में संभावना है कि आने वाले कुछ दिनों में भाजपा विभिन्न राज्यों के सभापतियों के नाम की भी घोषणा करेगी। भाजपा को जल्द मिल सकता है नया राष्ट्रीय सभापति। 20 अप्रैल के बाद शुरू हो सकती है चुनाव प्रक्रिया। अमित शाह के आवास पर हुई अहम बैठक 6 राज्यों के प्रदेश सभापतियों की भी हो सकती है घोषणा। भारतीय जनता पार्टी आगामी एक सप्ताह के भीतर अपने नए राष्ट्रीय सभापति की घोषणा कर सकती है। इस विषय को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के निवास पर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश जैसे राज्य के प्रदेश सभापतियों के नामों पर भी चर्चा हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगले 3 दिनों के भीतर लगभग 6 राज्यों में पार्टी सभापतियों के नामों की घोषणा हो सकती है। इसके बाद राष्ट्रीय सभापति के चुनाव की प्रक्रिया 20 अप्रैल के बाद कभी भी शुरू हो सकती है। हालांकि ये चुनाव जनवरी में ही होना था, लेकिन अप्रैल का आधा महीना गुजरने के बावजूद अब तक प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। इसको लेकर पार्टी के ही कुछ कार्यकर्ताओं ने सवाल खड़े किए हैं। जेपी नड्डा जनवरी 2020 से भाजपा के राष्ट्रीय सभापति के रूप में कार्यरत है। पार्टी के संविधान के अनुसार उनका कार्यकाल जनवरी 2023 में ही समाप्त हो चुका था, लेकिन लोकसभा चुनाव समेत अन्य महत्वपूर्ण चुनावों को ध्यान में रखते हुए उनका कार्यकाल बढ़ाया गया था। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले चुनावों से पहले संगठनात्मक बदलाव भाजपा की रणनीति को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करेंगे। भाजपा नेतृत्व का भी मानना है कि राष्ट्रीय सभापति के चुनाव की प्रक्रिया 20 अप्रैल के बाद कभी भी शुरू की जा सकती है। विशेषज्ञों के अनुसार राष्ट्रीय सभापति के चुनाव में देरी का मुख्य कारण एक ऐसे सक्षम नेता का चयन है जो संगठन को और मजबूत बना सके। वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री नियमित रूप से प्रशासनिक और राजनीतिक विषयों पर चर्चा के लिए साप्ताहिक बैठकें करते हैं। पार्टी नेतृत्व ने स्पष्ट किया है कि राष्ट्रीय सभापति की घोषणा से पहले कई राज्यों में प्रदेश सभापतियों की नियुक्ति की जाएगी। भाजपा नेतृत्व के अनुसार जो भी नेता राष्ट्रीय सभापति बनाए जाएंगे, 2029 तक का लोकसभा चुनाव उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। ऐसे में यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि संगठन के किसी भी वर्ग को यह महसूस ना हो कि उनकी अनदेखी हो रही है या निर्णय उन पर थोपे जा रहे हैं। भाजपा इस बात को बहुत गंभीरता से ले रही है। नए सभापति की घोषणा के बाद भाजपा की योजना है कि राष्ट्रीय परिषद और कार्यकारिणी में महिलाओं के लिए 33% तक सीटें आरक्षित की जाए। साथ ही संसदीय बोर्ड और केंद्रीय चुनाव समिति में भी महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जाएगी। पार्टी के अन्य संगठनों में भी महिला सहभागिता को बढ़ावा मिलेगा। इधर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस ने भी यह बात कही है कि आदर्शों के प्रति
समर्पित युवाओं को अवसर मिलना चाहिए। संघ का मानना है कि भाजपा सहित सभी संबद्ध संगठनों को ऐसे युवाओं को प्राथमिकता देनी चाहिए जो संगठन और उसकी विचारधारा के प्रति पूर्ण रूप से निष्ठावान हो। आरएसएस ने यह भी स्पष्ट किया है कि चाहे वैचारिक मतभेद हो, लेकिन संगठन और विचारधारा के प्रति निष्ठा ही किसी को जिम्मेदारी सौंपने का मुख्य मापदंड होना चाहिए। इसी आधार पर राष्ट्रीय सभापति के चयन की दिशा निर्देश दिए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। अखाउड़ा अगरतला रेल से उम्मीद की किरण दिखाई दी है। बांग्लादेश रेलवे के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल ने दूसरी ओर डुअल गॉज रेलवेज का निरीक्षण किया। उम्मीदें बढ़ रही है कि इस मार्ग पर कमर्शियल रेल सेवाएं जल्द ही शुरू हो जाएंगी। बांग्लादेश रेलवे की एक हाई लेवल डेलीगेशन ने बांग्लादेश भारत सीमा पर महत्वपूर्ण अखाउड़ा अगरतला डबल गॉज रेलवे लाइन का निरीक्षण किया। ब्राह्मणबाड़ियम ने गंगासागर रेलवे स्टेशन पहुंचने पर बांग्लादेश रेलवे के चिटागोंग डिवीजन के हाई लेवल डेलीगेशन ने इमिग्रेशन और कस्टम बिल्डिंग की गतिविधियां, बुनियादी ढांचे और सीमा रेलवे लाइन का निरीक्षण किया। इंस्पेक्शन टीम ने चिटागोंग जोन 1 के डिविजनल इंजीनियर अबू रफीम मोहम्मद इम्तियाज, बांग्लादेश रेलवे के एडवाइजर संतोष कुमार साहू और बिपिन कुमार शामिल थे। गंगासागर स्टेशन का दौरा करने के बाद वे रेलवे लाइन के अंत तक गए और वापस आकर पहाड़ी एक्सप्रेस ट्रेन के माध्यम से चिटागोंग के लिए रवाना हो गए। रेलवे का निर्माण कार्य पहले ही पूरा हो चुका है। स्टेशन क्षेत्र में इमिग्रेशन एक्टिविटीज शुरू करने की तैयारियां चल रही है। बांग्लादेश रेलवे के इस उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल ने कहा कि शेष तकनीकी और प्रशासनिक कार्य शीघ्र ही पूरा कर लिया जाएगा। बांग्लादेश रेलवे के सलाहकार संतोष कुमार साहू ने कहा कि अगर अखाउड़ा अगरतला रेलवे लाइन खुल जाती है तो न केवल दोनों देशों के बीच यात्रा आसान हो जाएगा, बल्कि व्यापारिक संबंधों को भी नया आयाम मिलेगा। उल्लेखनीय है कि लगभग 241 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित अखाउड़ा अगरतला रेलवे लाइन को दोनों देशों के व्यापारिक समुदायों द्वारा बांग्लादेश और भारत के बीच अंतिम सीमा व्यापार के विस्तार के संबंधों में से एक माना जाता है। भारत में अखाउड़ा के गंगासागर से निश्चितपुर तक 12.24 किलोमीटर लंबे रेलवे लाइन से 6.78 किलोमीटर हिस्सा बांग्लादेश की तरफ है। इंडियन कॉन्ट्रैक्टर टेक्सामो रेल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड ने इस रेलवे लाइन का निर्माण पूरा किया है। जुलाई 2018 में शुरू हुए इस परियोजना को 1.5 साल में पूरा किया जाना था, लेकिन कोरोना वायरस पेंडेमिक सहित विभिन्न जटिलताओं के कारण इसे पूरा होने में लगभग 6 साल लग गए। अंततः 1 नवंबर 2023 को बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संयुक्त रूप से इस रेलवे लाइन का उद्घाटन किया। उद्घाटन से एक दिन पहले बांग्लादेश के नेशनल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने एक अधिसूचना जारी कर इस मार्ग पर वाणिज्यिक वस्तुओं के आयात और निर्यात की अनुमति दे दी। यद्यपि कई बार ट्रायल रन पूरा हो चुका है, लेकिन राजनीतिक स्थिति और अधूरे बुनियादी ढांचे के काम के कारण रेलवे परिचालन अभी तक शुरू नहीं हो पाई है। अगस्त में बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद इस मुद्दे पर कई तरह की जटिलताएं उत्पन्न हो गई। हालांकि दोनों पक्षों की आम जनता को उम्मीद है कि बांग्लादेश रेलवे के इस नवीनतम निरीक्षण में सभी जटिलताओं को दूर करने के बाद इस मार्ग पर वाणिज्यिक ट्रेन सेवाएं जल्द ही शुरू हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। पूर्व मुख्यमंत्री समीर रंजन बर्मन के अवरोध के चलते आईजीएम चौमुहानी से ओरिएंट चौमुहानी तक के कवर ड्रेनेज कार्य की प्रगति ठप हो गई है। इस पर मेयर दीपक मजुमदार ने चेतावनी दी है कि सरकार इस मामले में कानूनी कदम उठाएगी। प्रभावशाली लोगों को जनता के विकास कार्यों में बाधा डालने की इजाजत नहीं दी जाएगी। यदि वे अब भी इसे रोकने का प्रयास करेंगे तो कॉर्पोरेशन लीगल एक्शन लेने के लिए बाध्य होगा। अगरतला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर और एमएलए दीपक मजुमदार ने अगरतला में आईजीएम चौमुहानी से ओरिएंट चौमुहानी कवर ड्रेन के निर्माण कार्य का निरीक्षण करते हुए यह चेतावनी दी। काफी समय से अगरतला स्मार्ट सिटी के तहत आईजीएम चौमुहानी से ओरिएंट चौमुहानी तक कवर ड्रेन का काम चल रहा है। दरअसल निगम ने यह पहल शहर को प्राकृतिक आपदा से जलमग्न होने से बचाने के लिए लिया है, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि पूर्व मुख्यमंत्री समीर रंजन बर्मन और उनके परिवार सरकारी काम में बाधा डालने की कोशिश कर रहे हैं। यह शिकायत मेयर दीपक मजुमदार ने की है। ये দেখার জন্য এসে এবং সত্য তো কিছুটা আছে
যে আমাদের ইঞ্জিনিয়ার বাবুরা যারা আধিকারিকরা বলেছেন কাজ করতে গিয়েছে বলে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের সমীর রঞ্জন বর্মন মহোদয় এবং তার পরিবারের পক্ষ থেকে এই ট্রেনটা কাজের বাধা দেওয়া আছে যাতে না করা হয়। কী কারণে আমি জানি না, ওনার সঙ্গে কথা হয়নি, উনি বেরোননি। যাই হোক, আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমাদের যে আগরতলা শহরে জল যন্ত্র থেকে মানুষকে মুক্তি করার জন্য স্মার্ট সিটি লিমিটেড যে প্রকল্প হাতে নিয়েছে এবং সারা শহরে বিভিন্ন প্রান্তে দেখে কাজ করছে, কভারডিং করছে, কোথাও কোথাও অসুবিধা হচ্ছে সেগুলি আমরা ওভারকাম করার চেষ্টা করছি। এখানে গত দুদিন আগে কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে জোর করে। তো আমরা আইনগত ব্যবস্থা নেব, যদি কোনো রকম কাজ করতে অসুবিধা হয়, বাধাপ্রাপ্ত হয়, আমরা আইনগত ব্যবস্থা নিচ্ছি যত বড় প্রভাবশালী ব্যক্তি। তো আমার আশা থাকবে শহরবাসী উন্নয়নের জন্য, শহরবাসীদের জন্য কিন্তু কোনো কিছু এই কাজগুলি করা হচ্ছে এবং যারা দায়িত্বশীল ব্যক্তি ছিলেন, বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পদে ছিলেন, তাদের আরও উচিত সরকারকে সহযোগিতা করা, স্মার্ট সিটিকে সহযোগিতা করা, শহরবাসী কল্যাণে যে কাজগুলি হচ্ছে উন্নয়নের জন্য। তো আমার আশা থাকবে শহরবাসীর সঙ্গে উনিও যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বন্ধ করে দেওয়ার জন্য বলেছেন, এটা থেকে তিনি করে যাবেন সম্মানের সহিত, এটা আমরা আইনগত ব্যবস্থা। मेयर दीपक मजुमदार ने आरोप लगाया कि राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री समीर रंजन बर्मन आईजीएम चौमुनी से ओरियन चौमुनी तक कवर्ड ट्रेन्स के निर्माण में बाधा डाल रहे हैं और कई दिनों से इंजीनियर को काम नहीं करने दे रहे हैं। मेयर ने कहा कि यदि कोई अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करता है और सरकारी काम में बाधा डालता है तो मौजूदा सरकार उसे नजरअंदाज नहीं करेगी, चाहे वे कितने ही प्रभावशाली क्यों न हो। मेयर दीपक मजुमदार ने आज कहा कि सरकार इस मामले में कानूनी कार्रवाई करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। सूखे का मौसम शुरू होते ही राज्य के विभिन्न हिस्सों में पेयजल की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सरकार जनसंपर्क के जरिए परियोजना को लागू करने में विफल रही है। पीने की पानी की मांग को लेकर सड़कों पर विरोध प्रदर्शन अब राज्य में लगभग दैनिक घटना बन गई है। हर दिन आम लोग राज्य में कहीं न कहीं सड़क पर उतरकर सड़क संपर्क बाधित करके राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। आम लोगों की शिकायत है कि इस तरह की नाकेबंदी, स्कूलों और कार्यालयों में तालाबंदी और कार्यालय को गेट को बंद करने के अलावा और कुछ सरकारी अधिकारियों का ध्यान आकर्षित नहीं करते हैं। जब भी कहीं नाकेबंदी होती है तो अधिकारियों को स्थिति को संभालने के लिए मौके पर पहुंचना पड़ता है। हमेशा की तरह वादे तो किए जाते हैं, लेकिन जब उन वादों को पूरा करने की बात आती है तो लोग नौकरशाहों के धैर्य की कमी से तंग आ चुके हैं। विपक्षी राजनीतिक दलों और सरकारी पक्ष के लोगों के पास इन समस्याओं को हल करने में सक्रिय भूमिका निभाने का अवसर है। गांव के लोगों को पंचायत के ग्राम परिषद में बैठाकर अपनी प्राथमिकताओं के आधार पर कार्यक्रम तय करने का भी अवसर मिलता है, लेकिन सवाल यह उठता है कि आम लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए ऐसी पहल क्यों नहीं की जाती। राज्य सरकार ने कागज और लिखित रूप से पंचायत राज के प्रबंधन में पूरे देश में मिसाल कायम की है। हालांकि संबंधित सूचना हलकों के अनुसार सरकारी कामों, विशेषकर परियोजना कार्यान्वयन में नागरिकों की कठिनाई को दूर करने, संबंधित गांवों के पर्यावरण या संसाधनों का लाभ उठाने या लोगों के अनुभवों से सीख लेकर नए रास्ते अपनाने के मामले में सरकार अभी भी पीछे है। यदि जनसंपर्क मजबूत नहीं होता तो सरकार के लिए सभी परियोजनाओं का लाभ जमीनी स्तर पर लोगों तक पहुंचाना मुश्किल हो जाता है और दूसरी ओर आम लोगों को इसका खामियाजा भुगतना होता है। सवाल यह उठता है कि क्या राज्य सरकार के दावों के अनुसार पिछले 7 वर्षों में करोड़ों रुपए की लागत से कार्यान्वित पेयजल आपूर्ति कार्यक्रम का लाभ वास्तव में लोगों तक पहुंचा है। सवाल यह उठता है कि न केवल आदिवासी क्षेत्रों में बल्कि गांवों में जहां लाखों लोग रहते हैं, कितने पेयजल उपलब्ध कराए गए हैं। उन क्षेत्रों में पेयजल का कोई स्रोत नहीं है जहां पेयजल आपूर्ति के लिए भारी लागत से पाइपलाइन बिछाई गई है। इस कारण गांव के लोग इस परियोजना के लाभ से वंचित है। इस बात पर भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था ग्रामीणों से परामर्श करके और उनके अनुभव का उपयोग करके क्यों नहीं किया गया। संबंधित सूचना विश्लेषकों के अनुसार यदि सरकार आम लोगों से अलगाव को समाप्त करने के लिए सही परियोजना लागू नहीं करती है तो अंततः सरकार को इसकी खामियाजा चुकाना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। ठेकेदारी के काम में नेगोशिएशन कारोबार की चपेट में आकर जल गई महंगी बिटुमेन लेइंग मशीन। घटना कैलाशहर के नेताजी मेमोरियल क्लब के पास स्थित दुर्गापुर इलाके की है। अब्दुल मन्नान नामक एक ठेकेदार को कैलाशहर के पाइतुर बाजार से शोनामारा चोइंतोइल ब्रिज तक सड़क निर्माण का ठेका मिला था।
सड़क का काम लगभग पूरा होने वाला था। महंगी और आधुनिक मशीन सड़क किनारे खड़ी थी। गुरुवार देर रात स्थानीय लोगों ने देखा कि मशीन धू धू कर जल रही है। वहीं पास में एक संदिग्ध सफेद रंग की वैगनार गाड़ी खड़ी थी। स्थानीय लोगों ने उस गाड़ी को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह मौके से भागने में सफल रही। बाद में दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। घटना के संबंध में मामला दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। राज्य सरकार मांग कर रही है कि राज्य की पंचायती राज व्यवस्था से लेकर स्कूलों और कार्यालयों तक सब कुछ इंटरनेट से जोड़ा जाए, लेकिन इस मामले में नेटवर्क कनेक्टिविटी की कमी के कारण आम आदमी को परेशानी उठानी पड़ रही है। बीएसएनएल अधिकारियों ने आम लोगों के लिए टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज सुनिश्चित करने के लिए लगभग 3 साल पहले तेलामुरा सब डिवीजन के रेनखाल में कृष्णहुआ पाड़ा क्षेत्र में एक मोबाइल टावर स्थापित किया था। इस क्षेत्र में कमजोर मोबाइल नेटवर्क के कारण आम लोग न केवल फोन पर बात करने में असमर्थ थे, बल्कि इंटरनेट का उपयोग करने में भी अत्यधिक कठिनाई का सामना कर रहे थे। स्थानीय निवासियों ने बताया कि क्षेत्र में एक नेटवर्क स्ट्रक्चर स्थापित की गई थी, लेकिन यह सक्रिय नहीं है, जिसके कारण विशेष रूप से स्कूल शिक्षा प्रणाली में बहुत बुरा असर पड़ रहा है। नेटवर्क সবকিছু স্কুলের মধ্যে ওই কাজ করলে অনলাইন পোর্টাল কাজ করলে নেট এক নাম্বার লাগে। তাহলে স্কুলের ব্যাপারে আমরা আশপাশে এই জন্য স্কুল আছে, এটাও স্কুল আছে আর এই ইংলিশ স্কুলই আছে, এটাও আমরা কাজ করেন যাই না। এটা কত বছর হয়েছে টাওয়ারটা বয় দিছে 3 বছর হয়ে গেছে। আর ইনস্টলেশন হয়েছে এমনি 2 বছর হয়েছে। स्थानीय निवासियों को उम्मीद थी कि टावर स्थापित होने के बाद वे टेलीकम्युनिकेशन की मुख्य धारा से शामिल हो सकेंगे, लेकिन वास्तव में यह उम्मीद पूरी तरह झूठी निकली। स्थानीय निवासियों ने बताया कि 3 साल बाद भी टावर अभी तक पूरी तरह से चालू नहीं हो पाया है, जिससे छात्रों और पंचायत राज प्रबंधन के लाभार्थियों को परेशानी हो रही है। Yeah, we want this network to immediately function because most of the students we are facing here, like we cannot have online class, we cannot have any information about the institutions or about the colleges. Also, we have to search network in order to see some news and some information from the institute also. So we are facing so many problems because of this network. So we want the quick response about these installations of new network. Thank you. इस स्थिति के बीच गुस्साए स्थानीय निवासियों ने शुक्रवार को बीएसएनएल के एक इंजीनियर को उस समय पकड़ लिया जब वे टावर से जुड़े समस्याओं के निरीक्षण के लिए वहां गया। इंजीनियर ने बताया कि कुछ तकनीकी जटिलताओं के कारण टावर अभी तक चालू नहीं हो पाया है। एक বছর के लिए लगता है ये কাজটা এক বছর অ্যাকচুয়ালি এটা আমার এতটুকু আইডিয়া নেই। গাবিলতিটা কার মনে হচ্ছে? গাবিলতি ওখান দেখেন এটাতে সাইট হ্যান্ডওভার না হওয়া পর্যন্ত কেউ এটা মানে চেক করতে হয় না, ঠিক আছে? তো আমি সাইট হ্যান্ডওভার হইব দেখে আমি এটা চেক করতে আছি অনেকদিন ধরে সাইট ডাউন। আমার কাছে রিপোর্ট আছে যে সাইটটা ডাউন আছে, মানে 80 ডেজ থেকে সাইট ডাউন। এটা কি টাওয়ার? এটা বিএসএনএল। এখন উদ্বোধন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আপনি কথা কইছেন না? হ্যাঁ, আপনারা অফিসারের লগে কথা কইছেন না? এখন হ্যাঁ কথা কইছে, তারা দেখতেছে, তারা আইবো কইছে। घटना की खबर मिलते ही तेलामुरा थाने की पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में किया। इस घटना से पूरे इलाके से सनसनी फैल गई है। उन्होंने इस संबंध में इफेक्टिव नेटवर्क सर्विसेज को शीघ्र शुरू करने की मांग की है। राज्य के ऑफिस, स्कूल और अन्य सार्वजनिक स्थान इंटरनेट से पूरी तरह से जुड़ चुके हैं, फिर भी आम लोग विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में खराब नेटवर्क कनेक्टिविटी या बिना नेटवर्क कनेक्टिविटी के कारण काफी परेशान हो रहे हैं। पीड़ित इस मुद्दे पर तत्काल एवं प्रभावी कार्यवाही करने के लिए सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। वार्षिक परीक्षा परिणाम घोषित करने के 6 महीने की समय सीमा बीत जाने के बाद भी राज्य के अधिकांश स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक की पाठ्यपुस्तकें नहीं पहुंची है। इस मामले में SCERT की भूमिका एक बार फिर सवालों के घेरे में है। पिछले वर्ष की तरह नया शैक्षणिक वर्ष अप्रैल से शुरू हुआ है, लेकिन एक पखवाड़ा बीत जाने के बाद भी इस बात की कोई निगरानी नहीं रही है कि किताबें स्कूलों तक अभी तक नहीं पहुंची है। संबंधित लोगों ने बताया कि SCERT की लापरवाही के कारण अभी तक सरकारी स्कूलों तक
पाठ्य पुस्तक नहीं पहुंची है। विभिन्न स्कूल से प्राप्त जानकारी के अनुसार स्कूल इंस्पेक्टर से बात करने पर भी कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला है। SCERT की लापरवाही और विफलता के कारण सरकारी स्कूलों में पाठ्य पुस्तकों की आपूर्ति के संबंध में ऐसी घटनाएं वर्ष दर वर्ष होती जाती है। अब यह लगभग सभी के लिए स्पष्ट है कि इन मुद्दों के प्रति जिम्मेदार लोग कितने उदासीन हैं। राज्य के सरकारी स्कूलों में वार्षिक परीक्षा के परिणाम 29 मार्च को घोषित किए गए। पहली से 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को सरकार की ओर से मुफ्त पाठ्य पुस्तक दी जाती है। नए शैक्षणिक वर्ष के शुरुआत 15 दिन बीत जाने के बाद भी उन्हें अब तक पुस्तक नहीं मिली है। राजधानी समेत राज्य के कई हिस्सों से खबर मिल रही है कि लंबे समय से पुस्तकों की मांग की जा रही है, फिर भी SCERT के पास अभी भी इस बात का कोई अच्छा जवाब नहीं है कि वे पुस्तक वितरित कब करेंगे। दक्षिणी त्रिपुरा जिला, गोमती जिला और सिपाहीजला जिले के स्कूल इंस्पेक्टर्स ने कहा है कि पाठ्य पुस्तक अभी भी उन तक नहीं पहुंचे हैं। कोई भी स्कूल निरीक्षक यह गारंटी नहीं दे सकता है कि पाठ्य पुस्तक कब आएंगे। उत्तरी त्रिपुरा जिला, धौलाई जिला और ख्वाई जिले में भी यही स्थिति है। पश्चिमी त्रिपुरा जिले के कई स्कूलों में अभी तक किताबें नहीं पहुंची है। शिक्षा विभाग का SCERT स्कूल्स को पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराने के लिए जिम्मेदार है। ऐसे में विभाग के अधिकारियों के बीच कोऑर्डिनेशन और सुपरविजन की कमी के कारण हर साल वर्ष के आरंभ में ही विद्यार्थियों की पढ़ाई बाधित हो जाती है। स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां 17 मई से शुरू होंगी। यह गणना की गई है कि 17 मई से पहले केवल 11 से 12 दिन ही क्लासेस किए जाएंगे, क्योंकि 17 मई तक बहुत सारी छुट्टियां हैं। इसके बाद लगभग 22 दिनों की समर ब्रेक होती है। यदि विद्यार्थियों को इस समर वेकेशन से पहले उनकी पाठ्य पुस्तक नहीं मिलती है तो समर वेकेशन के दौरान भी उनकी पढ़ाई बाधित होगी। 7 जून को स्कूल्स फिर से खुलेंगे। तब तक पाठ्य पुस्तक के अभाव में विद्यार्थी का लगभग 3 महीना बर्बाद हो गया होगा। पुनः पीरियोडिक टेस्ट बहुत सख्ती से और समय पर आयोजित किया जाएगा। परिणाम स्वरूप अभिभावकों को इस बात को लेकर चिंता है कि क्या वे कम समय में पाठ्यक्रम पूरा कर पाएंगे और परीक्षा में ठीक से बैठ पाएंगे। हर साल SCERT द्वारा राज्य के बाहर पुस्तकें प्रकाशित करने के बारे में कई निंदनीय कहानियां मीडिया में सामने आती है। कुछ लोगों का आरोप है कि राज्य में पुस्तकों की छपाई में अधिक लाभ कमाने के लिए अधिकारियों का एक निश्चित वर्ग अनुचित कार्य में संलिप्त है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। एक बार फिर एक करंट लगने से एक मजदूर की दर्दनाक मौत हो गई। ये घटना कमालघाट इलाके की है। शुक्रवार दोपहर बारिश भरे मौसम में बिजली का मोटर मरम्मत करते समय प्रसन्नजीत दास को करंट लग गया। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। बाद में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने बताया कि प्रसन्नजीत दास का घर शेखरकोट इलाके में है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और एक केस भी दर्ज कर दिया गया है। আমরা তো সাবমার্সিবলে কাম করি, তো একটা মোটর আছে কি যেটাতে পুরা কল বুয়া যেটাতে এটা হচ্ছে ও গেছিল বান্ত যেখানে কারেন্ট শর্ট হয়েছে এটা দরকার চারে না। এটা দশে পরে আমার কাছে সুতা আনতাম গেছি আয়াতি এমন অবস্থা হয়েছে। দেখছি তাহলে পয়টা রয়েছে। ওই সময় কি একাই আসছিল? ওরি ও একাই আসছিল, মানে সাইডে বাইডে লোক আসছিল, ও একজন আসছিল তারটা টানটা সিরিয়াল আছে গিয়া দিয়ে সবাই মিলে গিয়া দিয়ে পয়টা রয়েছে। উড়াইছে অটো হেরা পারি লোক অটোটা টানছি। काल बैशाखी तूफान ने पूरे अमरपुर उपमंडल को तहस नहस कर दिया है। उपमंडल के विभिन्न हिस्सों में कई अप्रिय घटनाएं घटी है। चंडीबाड़ी से सटे इलाके में एक पेड़ गिरने से एक ऑटो पूरी तरह टूट गया। वहीं माता मंगल चंडी मैदान में लगे सोलर लाइट का खंभा टूटकर गिर पड़ा और अमरपुर नगर पंचायत के वार्ड नंबर 9 के रांकांग दासपाड़ा इलाके में सड़क पर पेड़ गिरने से आवाजाही पूरी तरह से बाधित हो गई है। सभी घटनाओं की खबर मिलते ही आपदा प्रबंधन टीम राहत कार्य में तुरंत जुट गई। संबंधित अधिकारियों ने बताया कि आम लोगों की आवाजाही सामान्य रखने के लिए अमरपुर उपमंडल प्रशासन की निगरानी में आपदा प्रबंधन की टीम लगातार अपना काम कर रही है। गुड फ्राइडे ईसा मसीह के बलिदान और त्याग की स्मृति में विश्व भर की तरह त्रिपुरा में भी श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। इसी दिन ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था और उनकी मृत्यु हुई थी।
गुड फ्राइडे न केवल धार्मिक महत्व का प्रतीक है बल्कि प्रेम, क्षमा और त्याग का भी प्रतीक है। ईस्टर संडे से पहले वाले शुक्रवार को गुड फ्राइडे के रूप में मनाया जाता है। इस दिन अगरतला के बेताल गार्डन स्थित बैप्टिस्ट चर्च में एक विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। क्रिश्चियनिटी की होली बुक बाइबल के अनुसार आम लोगों के बीच जीसस क्राइस्ट की लोकप्रियता बहुत बढ़ गई, जिससे समाज के शक्तिशाली हलकों में कुछ लोग भयभीत हो गए। उन्होंने जीसस को देशद्रोही ठहराने और उसे मौत की सजा सुनाने की साजिश रची। उन्होंने जीसस को क्रॉस पर चढ़ा दिया और उन्हें टॉर्चर करते हुए मार डाला। भयानक यातनाएं सहने के बावजूद जीसस ने अपनी मृत्यु से पहले अपने हत्यारों को क्षमा कर दिया। क्रिश्चियन कम्युनिटी के धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जीसस क्राइस्ट द सन ऑफ गॉड ने मानव जीवन के उद्धार के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था। कई लोगों को आश्चर्य होता है कि इस दिन जीसस को क्रॉस पर चढ़ाया गया उसे गुड फ्राइडे क्यों कहा जाता है। यद्यपि यह दिन वास्तव में शोक का दिन है, लेकिन यह क्षमा और प्रेम का सर्वोच्च उदाहरण भी प्रस्तुत करता है। जीसस ने मानवता को क्षमा और प्रेम के माध्यम से मुक्ति का मार्ग दिखाया है। इसीलिए इस शुक्रवार को गुड फ्राइडे के रूप में मनाया जाता है। इस दिन चर्च में दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक प्रार्थना होती है। ऐसा माना जाता है कि जीसस को यातना देना दोपहर 3 बजे से शुरू किया गया था। तदनुसार गुड फ्राइडे के दिन चर्चेस में दोपहर 3 बजे मोमबत्तियां बुझाने की प्रथा है। যীশু খ্রিস্ট এই পৃথিবীতে এসে সব মানবতার হিউম্যানিটির জন্য এসেছিলেন। তিনি প্রেমের কারণে আমাদেরকে খুব প্রেম করার কারণে ক্রুশে নিজেকে বলিদান দিয়েছেন। সেটাই হচ্ছে गुड फ्राइडे। तो गुड फ्राइडे सोशियोलॉजिस्ट का मानना है कि जीसस के शब्द वर्तमान विश्व में कम्युनल हार्मनी को बनाए रखते हुए शांति स्थापित करने में प्रभावी और महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। सभ्यता के इतिहास पर नजर डालें तो पता चलता है कि जीसस ने न केवल क्रिश्चियंस के जीवन और दर्शन में प्रभाव डाला है, बल्कि समूची मानव सभ्यता किसी न किसी हद तक उनके आदर्शों, सिद्धांतों और विश्वासों से प्रभावित हुई है, जिसका मूल आधार क्षमा और शांति है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। बाकी न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज नाउ। शुभ रात्रि। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর।